कोई बात, हिंदी में बता रहा था। अरे बेटा, हिंदी में बता रहे थे। चलो कोई बात नहीं, हिंदी मारवाड़ी इंग्लिश कैसे भी बताओ, पर आना चाहिए आपको। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। बेटा कभी गार्जियंस की वजह से 5-10 मिनट 10-15 मिनट लग जाते हैं, थोड़ा सा फायदा उठाया करो, 2-4 पेज पलट दिया करो। कुछ भी पढ़ोगे बेटा 2 मिनट भी आपको फायदा ही करेगा, ठीक है। जब तक अपनी श्योर विनर ना बन जाए तब तक हमें अपना एक सेकंड भी, एक मोमेंट भी खराब नहीं करना, ठीक है। किसी भी वे में टीचर से पढ़ के खुद 2 पेज रिवाइज करके उसका फायदा उठाओ, ताकि हमें फायदा मिल सके, ठीक है। कल चैप्टर स्टार्ट किया बच्चों की कॉपी से 2 पेज देख लेना, ठीक है। इसको समझा रहा देखते मैं 2 पेज इसको नोट ही कर देता। अरे अभिषेक बच्चन, चलो बेटा। अरे कल मैं लेट हूँ, 2 पेज इसे नोट कर देना गुड़िया, ठीक है। ये भी समाज सेवा बेटा। चलो बेटा बात स्टार्ट करते हैं। अपना जो लास्ट लेक्चर था बच्चों, देखो उसमें अपने नया चैप्टर अपने स्टार्ट किया था बेटा, मोल कॉन्सेप्ट, ओके। जैसे मैंने कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हमें किसी भी एक्स्ट्रा क्लास के चक्कर में मिस नहीं करना है बेटा, ठीक है, वरना साफ हो जाएंगे। टेस्ट में आएगा, शाबाश बेटा, मोल कॉन्सेप्ट भी अपने आगे वाले टेस्ट में आएगा, तो आपको फायदा उठाना बेटा इसका, ठीक है, क्योंकि इसमें नीरी मैथमेटिक्स है, समझ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। चलो बात स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कहा था बेटा मोल कॉन्सेप्ट का जो पूरा बेसिक होता है बेटा, मोल ही काम आता है बार बार, ठीक है। तो होता क्या है, कैसे करना, एक एक चीज अपने डिस्कस करी थी, अब 1 बाय 1 आगे बढ़ते हैं बेटा। हेडिंग लिखो एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी लिखो, एटॉमिसिटी। बात तो छोटी सी है बेटा, एटॉमिसिटी क्या होता है, लेकिन टारगेट के बच्चों को एक बार सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन करा रहा था, तो उसमें बाकी तो कुछ नहीं, लास्ट में मैंने ये पूछा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन था 12th की फिजिकल का। तो टारगेट वाले बच्चों में लास्ट में बेटा एटॉमिसिटी क्या होगी, बच्चों ने लास्ट तक कर दिया, एक आंसर कैलकुलेट करना था लास्ट में, एटॉमिसिटी क्या होगी, बोले सर ये क्या होता है, तो उसी की बात करनी है। तो बीच में छोटे मोटे ऐसे डाउट्स आ जाते हैं कि लास्ट पॉइंट पर जाकर अपन आंसर मैच नहीं कर पाए कि ये पूछा क्या, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। एटॉमिसिटी नाम से पता चल रहा है बेटा क्या होगा, एटॉमिसिटी यानी नंबर ऑफ एटम्स, क्लियर है। तो क्या करेंगे, हमें पता है कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड होता है, उसमें क्या होते हैं, कई सारे एटम्स होते हैं, तो जो नंबर ऑफ एटम्स होता है बेटा उसी को क्या बोलते हैं, उसकी एटॉमिसिटी बोला जाता है, क्लियर है। लिखो बेटा, प्रिंस कुमार, नो एटम्स या नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है बेटा। लिखो द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule or compound, the number of atoms present in a molecule or compound, the number of atoms present in a molecule or compound called as atomicity, called as atomicity। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन बोले बेटा हाइड्रोजन की बात करें, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी बेटा, 2 हो जाएगी, क्लियर है। अगर अपन बात करें CO2 की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है। CO2 की बात करें 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन एटम है। या फिर जैसे अपन बोले बेटा NH3 एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम। या फिर जैसे अपन बोले बेटा CH4 एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 5। तो कोई भी आपको मॉलिक्यूल कंपाउंड देगी, सिंपली अगर बोले इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, तो नंबर ऑफ एटम्स, काम खत्म। चलिए चलो आगे बात स्टार्ट करते हैं बेटा। हेडिंग लिखो एटॉमिक मास एंड मास नंबर, एटॉमिक मास एंड मास नंबर, सिंबल होता है इसका ए। कुछ बच्चों सुना सुनाया लग रहा है क्या ये, कब सुना था, अभी मैंने बोला तब, तो उससे पहले तो बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था, वेरी गुड, ठीक है। बच्चा कहेगा सर दोबारा पढ़ने का पर्पस क्या है, पर्पस ये बेटा एटॉमिक मास से हम मॉलिक्यूलर मास पे आएंगे, क्लियर है।
और एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास से फिर हम मोलर मास पे आएंगे बेटा, डायरेक्ट रखना पर्पस नहीं है अपना, सीक्वेंस से ध्यान रखना किसमें फर्क क्या होता है, ध्यान रखना। मैंने क्या कहा था, मोल कॉन्स्टेंट बच्चा अटकता ही कहाँ है, कहाँ आपको बोलेगा एटॉमिक मास, कहाँ पर बोलेगा बेटा एटॉमिक वेट, क्लियर है, कहाँ पर आपको बोलेगा मॉलिक्यूलर मास, कहाँ पर बोलेगा मॉलिक्यूलर वेट, ध्यान रखना बच्चों, कहाँ आपको Na से मल्टीप्लाई करना है, कहाँ डिवाइड करना है, कहाँ डायरेक्टली काम में लेना है, ये तब पता चलेगा जब सीक्वेंस से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो बेटा, ठीक है, अच्छे समझते जाना। तो जो हमने एटॉमिक मास मास नंबर पढ़ा था बात तो वही है, नॉर्मली अपन ने कहा था, देखो नॉर्मली बच्चा क्या सचिन दोनों का मीनिंग क्या होता है बेटा, कोई बात नहीं जैसा भी आए, दोनों का मीनिंग क्या होता है, एटम का और मास नंबर, नंबर का मास, तो मास नंबर ग्राम में, चलो कोई बात नहीं बेटा। देखो किसी रिपीट प्रॉपर बच्चे को पूछे बेटा उसका जवाब यही होता है कि सर ठीक है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास, क्लियर है, ध्यान रखना दोनों की वैल्यू सेम है, मीनिंग क्या है डिफरेंट है बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपने डिस्कस किया था, याद है ना। तो क्या कहते हैं, जैसे कोई एटम होता है बेटा, इसका सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्विंग करता है, इसके अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं बेटा, क्लियर है। एटम की स्ट्रक्चर में मैंने डिटेल से बताया था बच्चों क्या, कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो उसके मास के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्लियर है, और जो आउटर पार्ट होता है बेटा, आउटर पार्ट मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है इसके वॉल्यूम या साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्लियर है। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, अगर बात आ जाए मास की बात आ जाए तो फोकस अपना किस पे होना चाहिए, एटम का सेंट्रल पार्ट कौन है बेटा, न्यूक्लियस, क्लियर है। तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं बेटा इनके अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं बेटा, कैसे करना है तो सुनना अच्छे से, बाकी बच्चों ध्यान है मैंने बताया था क्या, the total sum of mass of proton and neutron present in nucleus called as atomic mass and total sum of number of proton neutron present in nucleus called as a mass number। समझ में आया मैंने क्या कहा, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जितने प्रोटॉन है जितने न्यूट्रॉन है उन सबके मास का सम एटम का मास, क्लियर है बेटा। और ये मास कैलकुलेट करने में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर कितना है वही उसका मास नंबर, समझ में आ गया। सपोज करो बेटा किसी न्यूक्लियस के अंदर मान लो 10 प्रोटॉन है 10 न्यूट्रॉन है, तो टोटल 10 प्रोटॉन का प्लस 10 न्यूट्रॉन का, ये जो मास का सम आ गया, 10 प्रोटॉन का मास ये है, 10 न्यूट्रॉन का मास ये है, टोटल सम कर दूंगा ये तो आ गया पूरे एटम का मास, क्लियर है। और ये एटम का मास कैलकुलेट करने में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन यूज हुए हैं वो है उसका मास नंबर, समझ में आ गया। तो टोटल सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास, क्लियर है। टोटल सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर, समझ में आ गया, यस और नो, दोनों में माइनर डिफरेंस है। जेई टाइप से अगर अच्छा क्वेश्चन बना दे ध्यान रखना वैल्यू सेम होती है मीनिंग डिफरेंट होता है बेटा, क्लियर है। लिखो बच्चों, द टोटल सम ऑफ द टोटल सम ऑफ the total sum of the total sum of mass of proton and neutron the total sum of mass of proton and neutron present in nucleus the total sum of mass of proton neutron present in nucleus is called atomic mass, is called atomic mass, and the total sum of and the total sum of and the total sum of number of proton neutron total sum of number of proton and neutron and the total sum of number of proton and neutron present in nucleus called as mass number, क्लियर है। चलो बेटा आगे बात स्टार्ट करते हैं बेटा, समझना इस चीज को बच्चों। देखो इसका मतलब हमने क्या कहा बेटा, देखो इसकी जो यूनिट होती है बेटा वो खास कर ध्यान रखना, इसकी यूनिट क्या होगी कैलकुलेट करने की बेटा, एएमयू और यू। एएमयू का मतलब क्या होता है बेटा, एएमयू इज इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट, और यू का मतलब होता है बेटा यूनिफाइड मास।
बच्चा कहेगा सर ये क्या, जो बच्चे एटॉमिक की क्लास अटेंड नहीं कर पाए वो बस इस बात को समझ लेना। नॉर्मली हमें पता है बच्चों, मास के लिए अपन क्या करते हैं, ग्राम किलोग्राम यूनिट यूज करते हैं बच्चों। लेकिन सिंपली आपने सोचा होगा बेटा, जैसे अपन मान लो किसी सिटी का, विलेज का डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं तो अपन बोलते हैं इतना किलोमीटर वगैरह है। जैसे रोड का मेजरमेंट अगर अपन करें तो क्या बोलेंगे, इतना किलोमीटर या इतना मीटर, क्लियर है। लेकिन रूम का मेजरमेंट अगर हम करें तो हम किलोमीटर मीटर में यूज करते हैं क्या, नहीं बेटा। पैरामीटर, अगर वही बात है, एरिया छोटा है तो छोटा पैरामीटर यूज करेंगे, सिंपल सी बात है बेटा। वैसे ही एटम, वैसे तो ग्राम और किलोग्राम हम यूज करते हैं, लेकिन हमें पता है जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल वगैरह, इनके लिए क्या करते हैं, स्मॉल यूनिट यूज करते हैं, वो क्या है, एएमयू होती है बच्चों। समझ में आ गया, क्लियर है। एटॉमिक मास यूनिट यानी एटम और एटम से रिलेटेड जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनके मास का मेजरमेंट करने की स्मॉल यूनिट है बेटा एएमयू, क्लियर है। इनके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं यूनिफाइड मास, यानी एक फिक्स सिंगल पार्टिकल के रेस्पेक्ट में मास का मेजरमेंट करने की यूनिट, क्लियर है बेटा, ठीक है। अब अगर हम बात करें, बच्चे के दिमाग में तो आना चाहिए एक्चुअल में इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है बेटा, ए इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस एन, ठीक है। एएमयू लगा देंगे आगे यूनिट, लेकिन क्या करते हैं, पी प्लस एन के रेस्पेक्ट में किया जाता है। बच्चा कहेगा सर क्यों, मैंने क्या कहा था, दोनों की वैल्यू सेम होती है बेटा, मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है, क्लियर है। इसका रीजन क्या होता है, एक्चुअल में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो मास का सम था उसको तो हमने बोला एटम का मास, और जो नंबर का सम था उसको क्या बोला हमने, मास नंबर। तो क्या कहेंगे, द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास इज नियरली सेम एज ए मास नंबर, ऑलमोस्ट इक्वल होती है दोनों की वैल्यू, क्यों, बिकॉज मास ऑफ वन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज 1 एएमयू, यस और नो। अरे एएमयू में कैलकुलेट करके देखा था बेटा हमने, प्रोटॉन के मास के लिए हमने कहा था ग्राम में क्या होता है, 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम, क्लियर है। और न्यूट्रॉन का क्या बोला था, 1.675 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम, यार याद तो है ना। इसको जब हमने Na से मल्टीप्लाई करके एएमयू में कन्वर्ट किया था बेटा, तो ये वैल्यू कितनी आती है, 1 एएमयू, और एक न्यूट्रॉन का भी क्या आता है, 1 एएमयू। तो दोनों की वैल्यू सेम कैसे होती है बेटा, जैसे अपन ने कहा था अगर मान लो 10 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर और 10 न्यूट्रॉन है, मैंने क्या कहा, 10 प्रोटॉन है 10 न्यूट्रॉन है, तो 1 प्रोटॉन का 1 एएमयू होता है बच्चों मास, तो 10 प्रोटॉन का कितना होगा, 10 एएमयू होगा बेटा, सीधी सी बात है, क्लियर है। 1 न्यूट्रॉन का 1 एएमयू है तो 10 न्यूट्रॉन का कितना होगा बेटा, 10 एएमयू होगा, क्लियर है। अब क्या कहा, 10 प्रोटॉन थे तो 10 प्रोटॉन का 10 एएमयू, 10 न्यूट्रॉन थे तो 10 न्यूट्रॉन का 10 एएमयू, और दोनों का सम कर दूं बेटा तो कितना आएगा, 20 एएमयू आ जाएगा, यस और नो। जब 1 का 1 होता है तो हमें इतना घूमने फिरने की जरूरत थी क्या, 10 प्रोटॉन है 10 न्यूट्रॉन है, सीधा कर दो 10 + 10 यानी कितना आ जाएगा, 20। समझ में आ गया। पहले मैंने 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन का मास कैलकुलेट किया, फिर उसका सम किया, ये तो है एटॉमिक मास, समझ में आ रहा है बेटा। और सीधा मैंने टोटल प्रोटॉन टोटल न्यूट्रॉन के नंबर का सम किया, ये है मास नंबर। दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है, वैल्यू सेम है, मीनिंग डिफरेंट होता है बेटा, समझ में आ गया, क्लियर है। एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर सम करना पड़ेगा, और मास नंबर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर, दोनों की वैल्यू तो क्या आनी है, सेम आनी है बेटा, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है बेटा। तो कह सकते हैं मास नंबर और एटॉमिक मास दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होगी, सेम होगी बेटा, समझ में आ गया। बिकॉज 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन का मास भी क्या होता है, 1 एएमयू होता है बच्चों, क्लियर है। आप जैसे क्लास में मान लो 10 बच्चे प्रेजेंट है, मैं कहूँ सभी बच्चों का मास क्या है, 1-1 किलोग्राम है, ठीक है। अब सभी का मास मैं तो कैलकुलेट करके ही रहूंगा, 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम, कुछ बच्चे मान लो ½ kg के भी है बेटा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, किसी का मास कम है किसी का मास ज्यादा, वो अलग बात है, लेकिन इक्वल मान के चले, मान लो सभी का मास 1 है, तो बच्चों मैं टाइम पास करूँ 1 + 1 + 1 + 1 सभी के मास का सम कर दिया, इसे अच्छा डायरेक्ट कर दो ना, सभी का 1 है तो सीधा 10 का कर दो, 10 हो गए तो 10 का क्या हो जाएगा, सीधा 10 किलोग्राम, समझ में आ रहा है। वही बात है, मास को टाइम पास करके पहले सभी मास कैलकुलेट करो, फिर सबको ऐड करो, इससे अच्छा सीधा नंबर का सम कर दो, वैल्यू वही आएगी, क्लियर है बेटा। लिखो एक स्टेटमेंट लिखो, द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास, बिल्कुल एग्जैक्ट होता है 1.008, द वैल्यू ऑफ, तभी तो बोला नियरली सेम एज, ऑलमोस्ट सेम होती है बेटा। द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास इज नियरली सेम एज, the value of atomic mass is nearly same as, the value of atomic mass is nearly same as mass number, nearly same as mass number, because mass of one proton and one neutron
मास ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन इज 1 AMU, इज ऑलमोस्ट 1 AMU। 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट 1 AMU होता है। क्लियर है? तो अगर हमें बेटा ए कैलकुलेट करना है तो डायरेक्टली क्या करेंगे, पहले मास का सम करके फिर सम करेंगे। टाइम पास की जरूरत है क्या बेटा? सीधा क्या कर देते हैं, ए इज इक्वल टू क्या करते हैं बच्चों, पी प्लस एन करते हैं। जितने प्रोटॉन है जितने न्यूट्रॉन है उनके नंबर का सम करके सीधा ऐड कर देंगे, वही मेरे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास या मास नंबर आ जाएगा बेटा। क्लियर है? फॉर एग्जांपल जैसे अपने हाइड्रोजन की हमने बात की थी बेटा, इसमें क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है, 0। एटॉमिक में डिटेल से पढ़ चुके हैं हम। तो बच्चों यहाँ से अगर अपन बात करें इसका मास नंबर कैलकुलेट करें तो p प्लस एन करना है, तो 1 प्लस 0 एन कितना आ जाएगा बेटा, 1, और आगे यूनिट लगा दो 1 AMU। क्लियर है? अगर अपन ने बात की बेटा कार्बन की, तो हमें पता है इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, प्रोटॉन होते हैं बेटा 6 और न्यूट्रॉन भी होते हैं 6। तो इसका ए कैलकुलेट करे तो 6 प्लस 6 अपने पास आ जाएगा बेटा 12 AMU। आप दो। चलिए चलो बेटा, ये थोड़ा एटॉमिक मास का मैंने वापस आइडिया दिया है बच्चों, क्योंकि अब हमें मॉलिक्यूलर मास वगैरह और एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट सब कैलकुलेट करेंगे, वो इसी के बेसिस पे होगा। क्लियर है? लेकिन जिन बच्चों ने एटॉमिक की स्टार्टिंग में क्लास अटेंड नहीं की थी उसको बेटा एक ट्रिक में रिवाइज करवाना चाहूंगा। जो पुराने बच्चे जिन्होंने क्लास अटेंड करी थी वो भी याद रखना। मैंने एक ट्रिक बताई थी बेटा एटॉमिक मास कैलकुलेट करने की, याद है ना? कैसे बेटा? ध्यान रखना, अच्छे सुनना बेटा। जिनका एटॉमिक नंबर 20 तक होता है, किनका होता है, अंधेरे में तो नहीं जी रहे ना, ठीक है? ये जरूर ध्यान रखना, 30 तक एटॉमिक नंबर बेटा। ओके, ठीक है? तो ध्यान रखना, जिन एटम का एटॉमिक नंबर 20 तक होता है बेटा, ध्यान रखना जिसका एटॉमिक नंबर इवन नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या है, इवन नंबर है, वो क्या करना, एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल कर देना, एटम का मास आ जाएगा। क्लियर है? फॉर एग्जांपल अपन बोलते हैं बेटा कार्बन, एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है बेटा, इवन नंबर है, जस्ट डबल कर दो 12, उसका क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। क्लियर है? अपन बोलते हैं ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर कितना है, 8, ठीक है, इवन नंबर है बेटा ऑक्सीजन का, तो सीधा डबल कर दो 16, उसका एटम का मास आ जाएगा, एटॉमिक मास या मास नंबर। क्लियर है? अपन बोलते हैं मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर है 12, इवन नंबर है, जस्ट डबल कर दो बेटा 24। क्लियर है? ये इसका एटॉमिक मास हो गया। कैल्शियम अपन बोलते हैं 20, तो क्या करेंगे, जस्ट बेटा डबल कर दो 20, इवन नंबर है, डबल कर दो 40, इसका एटॉमिक मास। क्लियर है? इवन नंबर वालों को जस्ट डबल कर देना एटॉमिक नंबर को, तो एटॉमिक मास आ जाएगा, एटॉमिक मास या मास नंबर। क्लियर है बेटा? और वही बात है जिनका एटॉमिक नंबर ओड नंबर है, तो डबल करके क्या करते हैं, +1 कर देते हैं बच्चों, हमारे पास क्या आ जाता है, एटॉमिक मास या मास नंबर आ जाएगा। कैसे? अपन बोलते हैं बेटा सोडियम, एटॉमिक नंबर कितना है, 11, 11 है तो डबल कर दो 22, +1 कर दो 23, उसका एटॉमिक मास आ जाएगा। क्लियर है? अपन बोले बेटा एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13, डबल कर दो 26, +1 कर दो कितना हो गया, 27। बात समझ में आ रही बेटा मैं क्या कर रहा हूँ? क्लियर है? ठीक है, एल्यूमिनियम का 13 होता है तो डबल करके +1 कर दो 27 हो गया। पोटेशियम अपन बोलते हैं बेटा 19 एटॉमिक नंबर, डबल कर दो 38, +1 कर दो 39। ये बच्चों ये ट्रिक आपको काफी हेल्प करेगी, क्योंकि कितने क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे उसमें आपको मॉलिक्यूल का या एटम का मास चल के नहीं देगा, आपको खुद याद रखना है। क्लियर है? ये ट्रिक ऐसी, हाँ 4-5 इसके एक्सेप्शन होते हैं, 3-4 बेटा वो ध्यान रख लेना। बाकी अपन कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन है 1s1 ही होता है बेटा, ठीक है, 1 है तो उसका मास भी क्या होता है, 1 ही होता है। क्लियर है? बेरिलियम होता है 4Be9, पहले जो डाटा बोल रहा हूँ वो एटॉमिक नंबर है, बाद वाला मास नंबर है, ठीक है। 4Be9 बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 4, तो मास नंबर कितना होता है, 9। नाइट्रोजन की बात करें 7, नाइट्रोजन 14 होता है, 15 भी होता है, लेकिन मेन आइसोटोप का क्या होता है, 14 ही होता है बेटा, तो वो ये एक्सेप्शन है। क्लोरीन 17Cl35.5 होता है, ये डेसिमल में क्यों आता है, आइसोटोप की प्रेजेंस की वजह से। क्लियर है बेटा? तो ये काफी सारी चीजें बेटा मैं लिखा चुका हूँ, बस मैंने थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया ताकि कई सारी जगह जरूरत पड़ेगी नए बच्चों को खासकर
प्रॉब्लम ना हो। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? एक ही चीज ध्यान रखने 20 तक वालों की एटॉमिक नंबर इवन नंबर है, एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल कर दो, मास नंबर आ जाएगा उसका। क्लियर है? ओड नंबर है उसका डबल करके क्या कर देना, +1 कर देना बेटा, उसका मास नंबर आ जाएगा। क्लियर है? बस ये 3-4 एक्सेप्शन ध्यान रखना, हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और क्लोरीन, बाकी का अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग सभी का आ जाएगा। क्लियर है? चलो बेटा अब बात स्टार्ट करते हैं बच्चों, लिखो एटॉमिक मास के बाद बात स्टार्ट करते हैं हम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। बच्चों देखो मॉलिक्यूलर मास नाम से पता चल रहा है बेटा, मॉलिक्यूल बोला है, इसका मतलब क्या है, इसमें मोर देन 1 एटम्स प्रेजेंट है बेटा। क्लियर है? मॉलिक्यूल बोला है इसका मतलब उसमें क्या है, मोर देन 1 एटम्स प्रेजेंट है। क्लियर है? इसका मतलब कोई मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना है बच्चों, एटम से। तो जितने भी एटम्स है सभी के मास का सम कर दो बेटा, वो क्या हो जाएगा, पूरे मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? बस जैसे आपकी बात करें बेटा, इंडिविजुअल किसी स्टूडेंट की बात करूं बेटा, तो सभी मान लो एटम की फॉर्म में हो। क्लियर है? तो सभी का मास मान लो, सभी का इंडिविजुअल आपका है, एटम का मास बोला जाएगा 40 kg, 50 kg, 60 kg जो भी है बेटा। क्लियर है? वो तो सभी का एटम का मास हो गया, लेकिन सभी को मैं कंबाइंड कर दूं बेटा, वो क्या हो जाएगा, अब सभी को कंबाइन कर दो तो पूरा मॉलिक्यूल या कंपाउंड बोला जाएगा, सभी के मास का सम कर दो वो क्या आ जाएगा, पूरे मॉलिक्यूल का मास, यानी मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? सिंपली सिंपल वे में समझो, रटने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहेंगे, द टोटल सम ऑफ मास ऑफ एटम्स, द टोटल सम ऑफ मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल कॉल्ड एज ए मॉलिक्यूलर मास। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट है सभी के एटम के मास का सम कर दो, पूरे मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, काम खत्म। ओके लिखो बेटा, द टोटल सम ऑफ, the total sum of mass of atoms, the total sum of mass of atoms, the total sum of mass of atoms present in a molecule, the total sum of mass of atoms present in a molecule, the total sum of mass of atoms present in a molecule called as molecular mass, called as molecular mass, called as molecular mass। सिंपल वे में अगर मैं कहूं बेटा, जैसे मैंने ये बोला बच्चों H, ये बताओ एटम है या मॉलिक्यूल है, एटम है, सिंगल पार्टिकल है, अब क्या है ये मॉलिक्यूल है बेटा। क्लियर? मोर देन 1 एटम्स क्या हो गए, मॉलिक्यूल हो गए। क्लियर है? इसका मॉलिक्यूलर मास मुझे कैलकुलेट करना, 1 हाइड्रोजन का मुझे पता है बेटा 1 AMU होता है। क्लियर है? तो 1 AMU मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 AMU। क्लियर है? अगर अपन बोले बेटा O2, ऑक्सीजन का हमें पता है एटम का मास, एटम का मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8, तो डबल कर दो बेटा 16। एक ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, कितना हो जाएगा बेटा 32 AMU। समझ में आ गया? क्लियर है? लिख लो फॉर एग्जाम्पल, दो साल पहले मैंने DTH में क्वेश्चन दे दिया था। बच्चों का बेसिक वीक होता है, जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं अपने, ठीक है, हमसे तो 2-1 साल छोटे, उनका क्या होता है, बाकी कोई अच्छा क्वेश्चन उनका गलत नहीं होता, उनका क्वेश्चन गलत होता है लॉलीपॉप क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ठीक है, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। बच्चों ने क्या किया, 17 ग्राम, ये ग्राम वो ग्राम, किसी का ध्यान ही नहीं गया। सेकेंड ऑप्शन 17 AMU भी है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास बोला है तो किस में लेना है, सभी एटम के मास का सम कर दो, एक नाइट्रोजन का 14, एक हाइड्रोजन का 1 AMU, तो 3 का 3, 14 + 3 यानी 17 AMU। सर अच्छा सर, ये था क्या, वही था बेटा, समझ में आ गया। तो सिंपल वे में बेस स्ट्रॉन्ग करते हुए चलोगे, ऐसे सिली मिस्टेक कभी नहीं होगी बेटा। क्लियर है? एक सिंपल सी बात बताओ बच्चों, हमने कहा था AMU एटॉमिक मास यूनिट होती है, फिर मॉलिक्यूल के मास को इसमें क्यों लिया हमने, बिल्कुल बच्चों हमें पता है मॉलिक्यूल किससे बना है बच्चों, एटम के मास से तो बना है। सिंपल वे बेटा, मैथ्स का रूल अपन कर दे 10 ग्राम + 10 ग्राम, तो हमें पता है बच्चों इन दोनों को सम करूंगा तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो भी ग्राम में तो आएगा बेटा,
जो यूनिट है उसी में मेरा रिजल्ट आएगा। क्लियर है। तो वैसे तो एएमयू एटॉमिक मास यूनिट है, यानी एटम्स के मास की यूनिट है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास में क्या करते हैं बेटा अपन है, मॉलिक्यूल किससे बनता है, एटम से। तो जितने एटम्स होते हैं सभी के मास को तो हम सम करते हैं बेटा। तो फाइनल मेरा रिजल्ट है बेटा वो भी किस में आएगा, मॉलिक्यूलर यानी एएमयू में आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास भी। क्लियर है। तो अपनी नई यूनिट लॉन्च मत कर देना, एमएमयू मॉलिक्यूलर मास यूनिट। बात समझ में आ रही है ना, ये भी किस में होगा बेटा, एएमयू में ही होगा। क्लियर है। चलो बेटा अब ये दो चीजें देखो, अब मैं हेडिंग लिखूंगा, हेडिंग लिखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये दो जो लॉलीपॉप चीजें सर ने बताई है, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास, इसका पर्पस क्या था। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। हेडिंग लिखो। अच्छा कहेगा सर ये पैराग्राफ सिलेबस में है क्या, हेडिंग है बेटा ये। प्रिंस का क्या आंसर है, पू की सारे एएमयू में आते हैं। ठीक है बेटा। बेटा देखो सारा वर्डिंग का ही लफड़ा इस चैप्टर में। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल पे तुम आए हो नहीं, सीधा आपको न्यूमेरिकल करा के मैं रटवाऊंगी, इसको ऐसे करना उसको ऐसे करना, बेसिक समझो फिर खुद करने लग जाओगे। और इसका सिंबल लिख लेना बेटा आगे, हम कई जगह लिखते हैं ना MW, यही होता है MW, ये इसका सिंबल है। लिख लिए। अच्छा देखो ये जो सारे नाम हमने लिखे बेटा, इन सभी को एक कॉमन नाम क्या बोला जाता है, मोलर मास। ओके ठीक है बेटा, देखो मोलर मास बोला है, इधर ध्यान दो, मोलर मास बोला है, एटॉमिक वेट भी मैंने बोला है, मॉलिक्यूलर वेट भी बोला है। तो वो बेसिक बताने का पर्पस क्या था, समझ में आ गया। एटॉमिक मास में और एटॉमिक वेट में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस अभी बताऊंगा। क्लियर है, मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस है। इधर ध्यान दो लवीस, इधर ध्यान दो बेटा। तो अपने क्या कहा देखो, मोलर मास बोल सकते हैं, एटॉमिक वेट बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बोल सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोल सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं बेटा। इसका मतलब क्या समझना है इस चीज को, एटम हो तो एटम का मास ले सकते हैं, उसे बोलेंगे एटॉमिक वेट या ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर है। अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट ले सकते हैं और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है। और चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, उनको कॉमनली क्या बोलते हैं, मोलर मास भी बोल सकते हैं। क्लियर है। बस अब हमें क्या करना है, अभी तक हमने क्या कहा था बेटा, एक देखो एटॉमिक मास तो क्या, एक एटम का मास इन एएमयू। क्लियर है। और एटॉमिक मास क्या होता है, एक एटम का मास एएमयू में। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा, यानी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होंगे सभी के मास का सम एएमयू में। क्लियर है। और इसमें देखो बेटा वर्डिंग से पता चल रहा है मोलर मास, मोलर मोलर मतलब पहली बात तो यही क्लियर हो जानी चाहिए बेटा, मोलर मतलब क्या, 1 मोल, काम खत्म। बात समझ में आई क्या। इसका मतलब ये बताओ, 1 मोल का मतलब ये बताओ, 1 मोल में कितने एटम होंगे, कितना होगा n एटम। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, Na मॉलिक्यूल। मैंने क्या कहा था, 1 मोल पार्टिकल यानी Na पार्टिकल। किसी पार्टिकल के साथ आपने मोल वर्ड यूज कर लिया, इसका मतलब उसका नंबर कितना है, Na के बराबर है। क्लियर है। एटॉमिक मास में हमने बोला था एक एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास में बोला था एक मॉलिक्यूल का मास, लेकिन अब हमें बोलना है बेटा मोलर मास। इसका मतलब क्या बोलना है, 1 मोल का मास। 1 मोल का मास मतलब क्या लेना है बेटा, 1 मोल एटम या 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। और वो किस में यूज करना है बेटा, ग्राम में यूज करना है बच्चों। क्लियर है। आपने नॉर्मली देखा होगा बेटा कैसे समझना इस चीज को, हम मोल का फॉर्मूला लिखते हैं W/mW। क्लियर है। अगर एटम होगा तो एटम का वेट देगा अपॉन एटम का मास, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल का वेट भी हमें देगा अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट करेंगे। ये जनरली हमें ग्राम में देता है,
इसको अगर मैं एएमयू में लूं बेटा तो ये बताओ मैच हो पाएगा क्या? अरे ये यूनिट कैंसिल आउट हो सकती है क्या? नहीं, यूनिट तो सेम होनी चाहिए ना। तो यूनिट सेम करने के लिए क्या लेते हैं? पहले जो हमने एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास हमने एएमयू में लिया है उसको क्या लेना है? ग्राम में लेना है बेटा। समझ में आ गया? किस में लेना है? ग्राम में, ताकि ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? मास ऑफ 1 मोल सबस्टांस रिप्रेजेंटेड इन ग्राम कॉल्ड एज मोलर मास। बात समझ में आ गई? क्या कहा? 1 मोल सबस्टांस बोला है मैंने। एटम हो तो एटम को भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल को भी बोल सकते हैं। तो क्या कहेंगे? अब हमें जो मास लेना वो कितने का लेना है बेटा? 1 मोल पार्टिकल का लेना है, और वो किस में लेना है? ग्राम में लेना है। बात समझ में आई क्या? द मास ऑफ 1 मोल सबस्टांस रिप्रेजेंटेड इन ग्राम कॉल्ड एज मोलर मास। ये बाकी के जो नाम है उन सभी के लिए एक कॉमन वर्ड क्या यूज करते हैं बेटा? मोलर मास वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है? मोलर मतलब अब अभी तक हमने लिया था 1 एटम का या 1 मॉलिक्यूल का मास। अब हमें 1 एटम 1 मॉलिक्यूल का लेना है क्या? नहीं बेटा, 1 मोल एटम या 1 मोल मॉलिक्यूल का लेना है। अभी तक हमने जो एएमयू की यूनिट यूज की थी, अब हमें क्या लेनी है बेटा? ग्राम में उनको चेंज करके करना है। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है? देखो बेटा, सबसे पहले पहला कंफ्यूजन यही क्लियर करो। मोलर मतलब 1 मोल, मोलर मतलब 1 मोल। मोलर मतलब 1 मोल। क्लियर है? लिखो बेटा, द मास ऑफ 1 मोल सबस्टांस, द मास ऑफ 1 मोल सबस्टांस represented in gram, the mass of 1 mole substance represented in gram, the mass of 1 mole substance represented in gram called as molar mass, the mass of 1 mole substance represented in gram called as molar mass. clear है बेटा? The mass of 1 mole substance represented in gram called as a molar mass. क्लियर है? ठीक है बेटा। तो पहली बात तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? अभी तक जो हमने यूनिट यूज किया बेटा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम पर मोल, यानी पर मोल का मास किस में लेना है? ग्राम में लेना है बच्चों। क्लियर है? और देख सकते हो बेटा, हमने जो मोल का फॉर्मूला लिखा था उसमें हम क्या लेते हैं? डब्ल्यू ग्राम अपॉन एम डब्ल्यू जो है बेटा, एम डब्ल्यू अपन करते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम पर मोल। क्लियर है? ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? तो मोल के टर्म में मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 मोल 2 मोल 3 मोल जो भी है बेटा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो हमें क्या लेना है? 1 मोल का मास लेना पर मोल। पर मोल का मतलब क्या है? 1 मोल का किस में लेना है बच्चों? ग्राम में लेना है बच्चों। वो क्या करना है? उसका मोलर मास बोला जाएगा। क्लियर है? अब एक बात तो श्योर है कि सर हमें जो एमयू वगैरह में आएगा उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन का तरीका तो हमें पता होना चाहिए ना। तो ये कन्वर्जन का तरीका क्या होता है बेटा? समझना, इधर ध्यान दो। एक तो अपन ने क्या कहा था बच्चों? 1 एमयू इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई एन ए ग्राम। यस और नो? एक तो ये ध्यान रखना, मैंने क्या कहा? 1 एमयू इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई एन ए ग्राम। इसका मतलब एमयू को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो क्या करेंगे? एन से डिवाइड कर देंगे। एन क्या आपको ध्यान है ना? अवोगाड्रो संख्या, नंबर। क्लियर है बेटा? क्या कहा? एमयू को ग्राम में कन्वर्ट करना तो क्या करते हैं बेटा? एन से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? या फिर अपन बोले बेटा, यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं? 1 ग्राम, 1 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या लिखूंगा? एन ए मल्टीप्लाई बाई 1, यानी एन ए आ जाएगा एन ए एम यू। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा? एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करना है बेटा, तो एन से डिवाइड करते हैं। अपोजिट बोल दो, ग्राम को अगर एएमयू में लिखोगे तो साथ में क्या आएगा? एन आएगा, यानी एन से मल्टीप्लाई मुझे करना है। समझ में आ गया? क्लियर है? ये कन्वर्जन का तरीका ध्यान रखना। एक फिक्स कर लेना, दोनों रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक दिमाग में सेट रखना, 1 एएमयू इक्वल टू 1 बाई एन ए ग्राम। क्लियर है? एक दिमाग में सेट हो गया, दूसरा अपने आप आ जाएगा। अगर मुझे एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो एन से डिवाइड करूंगा, अपोजिट कर दो, ग्राम को एएमयू में कन्वर्ट करूंगा तो एन से मल्टीप्लाई करूंगा। सीधी सी बात है बेटा। यस और नो? ठीक है बच्चों, देखो इसको एक डाटाबेस भी पूछा जाता है बेटा। कैसे समझना? हमने क्या लिखा है? 1 एएमयू इक्वल टू 1 बाई एन ए ग्राम, हमने ये लिखा था। लिखा बेटा? अब एन ए की फिक्स वैल्यू है तो बेटा 1 एएमयू का फिक्स एग्जैक्ट डाटा मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। कैसे? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ?
1 AMU इक्वल टू Na की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं बेटा 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 23 ग्राम में। क्लियर है? ठीक है बेटा, यहां से अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, 10 टू पावर 23 अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -23 अपॉन क्या हो जाएगा 6.023 ग्राम। यस और नो? अब मैं हमेशा आपको कहता हूं बेटा कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ऊपर वाली डिजिट को थोड़ा बड़ा ले लेना बेटा इसके कंपैरिजन में। क्लियर है? बच्चा कहेगा सर कैसे बड़ा लूं, तो बेटा देखो 1 को मैं 10 बना सकता हूं, नहीं बना सकता हूं? यस और नो? 1 को 10 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से डिवाइड कर दूंगा। 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा, डिवाइड करूंगा बच्चों तो क्या हो जाएगा -24 होगा या नहीं होगा? यस और नो? क्लियर है बेटा? अपॉन में क्या हो जाएगा 6.023। क्लियर है? बस ऊपर वाली वैल्यू अगर ग्रेटर है बच्चों आपका आंसर थोड़ा इजीली आ जाएगा, डेसिमल की गलतियां नहीं होगी बेटा। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं 1 AMU इक्वल टू 1 AMU इक्वल टू, देखो बेटा अगर ऊपर 12 होता, ठीक है देखो बच्चों इजीली समझ लें चाणक्य नीति क्या होती है बेटा। देखो ये ऊपर 12 होता तो क्या करते, 12/6 क्या होता है, कितनी बार भाग जाता, कितनी बार डिवाइड होता, 2 टाइम भाग जाता बेटा। अब कितनी बार भागेगा, 2 से थोड़ा कम। बात समझ में आई क्या? 12 होने पर 2 टाइम डिवाइड होता है, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू 12 से कम है तो 2 से थोड़ा सा कम आएगा बेटा। क्लियर है? ये आता है बेटा 1.66 या 1.67 भी बोल सकते हो, मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -24 ग्राम। समझ में आ गया? पूछा हुआ ऑप्शन है, बच्चे सिर्फ एक ही रट के रखते हैं 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम, लेकिन साथ में ये देके ऑप्शन दे रखा था बोथ में बेटा। ठीक है, तो हाइपर एक्टिव हो गए, फर्स्ट टिक लगा के आगे कौन देखेगा। ठीक है, ऐसे मत करना बेटा, एक एक क्वेश्चन आपका छोटी सी गलती आपका साल खराब कर देगी बेटा। बात समझ में आई क्या? चारों ऑप्शन चेक करने आपको, इस डाटा के साथ ये भी दे सकता है बच्चों। समझ में आ गया? क्लियर है? छाप दो, बिल्कुल अप्रोक्सी है। हाँ बेटा, बहुत का ऑप्शन जरूर देगा बेटा आपको। ठीक है, और बहुत नहीं दे रखा हो तो जय माता दी करके एक कर देना, दोनों आंसर सही माने जाएंगे बेटा। बिल्कुल ऑलमोस्ट कह सकते हैं, हम लिखते हैं ना 1 प्रोटॉन का मास क्या होता है, 1 AMU तो होता है ऑलमोस्ट, तो 1 प्रोटॉन का लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तभी तो कहते हैं 1 प्रोटॉन का 1 AMU। कर दिए? साथ दिए बेटा, आप दिए क्या? चलो बेटा, तो ये अपने बात की देखो बेटा, मैंने तरीका बताया आपको। पहली बात तो यानी मोलर मास के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले मैंने आपको तरीका बताया कि पहले हमें जो मास लेना है बेटा 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल का ना लेके क्या लेना है, Na का लेना है, 1 मोल के रेस्पेक्ट में लेना है। क्लियर है? और वो AMU में ना लेके बेटा किस में लेना है, ग्राम में लेना। क्लियर है? अब एग्जांपल से इस बात को अपन प्रूफ करके देख सकते हैं बेटा। कैसे? मैंने क्या कहा, एटॉमिक वेट और मोलिकुलर वेट दोनों मैंने ऑब्लिक लगा के लिखा है। इसका मतलब एटम के मास को भी अपन मोलर मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मॉलिक्यूल के मास को भी हम क्या कर सकते हैं, मोलर मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, जहां आपने पहले एटम का मास 1 एटम का लिया था, AMU में लिया था, अब आपको 1 मोल एटम का लेना है और किस में लेना है, ग्राम में लेना है बेटा। क्लियर है? और जैसे अपने मॉलिक्यूलर मास अपने 1 मॉलिक्यूल का लिया था और AMU में लिया था, अब आपको क्या लेना है, 1 मोल मॉलिक्यूल का लेना है और किसके रेस्पेक्ट में, ग्राम में लेना है बेटा। क्लियर है? चलो बेटा देखो 1 बाय 1 समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं एटम का एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक मैं मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ले रहा हूं। ओके, कैसे करना समझना बेटा।
मैंने लिखा बेटा हाइड्रोजन। क्लियर है, हाइड्रोजन की मैंने बात की बेटा, ये एटम है या मॉलिक्यूल है? एटम है, सिंपल सी बात है। तो पहले मेरे पास जो मास आएगा वो आएगा बेटा इसका एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 1 mu। यस और नो? तो हमें पता, अगर मैं इसे मोलर मास में कन्वर्ट करूं तो मैं क्या करूंगा बेटा? 1 मोल के रेस्पेक्ट में लूंगा और क्या करना है? ग्राम में लेना है। क्लियर है? तो पहले मैं 1 mu को क्या करूंगा बेटा? अगर ग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा? 1/Na ग्राम। एमयू को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बेटा? Na से डिवाइड करते हैं। क्लियर है? इसको मैं मोलर मास बोल सकता हूं क्या? इसको मैं मोलर मास बोल सकता हूं क्या? नहीं बेटा, ये तो ओनली एक हाइड्रोजन एटम का है। मुझे मोलर मास बोलना है, यानी 1 मोल हाइड्रोजन का, यानी किसका लेना है? Na एटम का। यस और नो? इसका मतलब 1 हाइड्रोजन एटम का ग्राम में मास इतना है, तो 1 मोल मतलब Na का क्या होगा? मल्टीप्लाई बाई Na। समझ में आ गया? यस और नो? ये मेरे पास ओनली, अरे एटॉमिक मास का मतलब क्या है? 1 एटम का मास। क्लियर है बेटा? ये तो 1 एटम का ग्राम में आया है, मुझे इसको मोलर मास में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? 1 एटम का ग्राम में तो आ गया, अब इसको किसके रेस्पेक्ट में करना है? 1 मोल के रेस्पेक्ट में। यानी 1 एटम का ग्राम में इतना है, तो 1 मोल हाइड्रोजन मतलब कितना हो गया? Na। तो Na का क्या होगा बेटा? मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? Na। यानी क्या करूंगा? वापस Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और किस में आएगा? ये ग्राम में। Na से Na को उड़ा दूं मतलब कितना आ जाएगा? 1 ग्राम। क्लियर है? ये मैंने Na से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? ये है इसका मोलर मास है बच्चों, मोलर मास। या फिर इसे मैं क्या बोलूंगा? इसका एटम का वेट, यानी एटॉमिक वेट। ध्यान रखना, एटॉमिक मास अलग है, एटॉमिक वेट अलग है बेटा। समझ में आ गया? यस और नो? कैसे, क्या समझ में आ गया? पहले मेरे पास एटॉमिक मास था, इसको मैंने मोलर मास या एटॉमिक वेट में कैसे कन्वर्ट किया? क्लियर है बेटा? पहले अपने क्या किया? एमयू को ग्राम में कन्वर्ट किया, फिर जहां 1 एटम का मास आ रहा था उसको 1 मोल एटम के रेस्पेक्ट में करने के लिए Na से मल्टीप्लाई किया है। क्लियर है? मैंने डाटा देखो सोल्व क्यों नहीं किया? Na से Na वापस कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू वही आ जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ठीक है बच्चों, अब अगर मैं बोलूं बेटा, देखो एक एग्जाम्पल अपन मॉलिक्यूल का लेते हैं, O2। हमें पता है ये एटम है या मॉलिक्यूल है? ये मॉलिक्यूल है, सीधी सी बात है। तो पहले मेरे पास जो मास आएगा बेटा वो किसका आएगा? इसके मॉलिक्यूल का आएगा, यानी मॉलिक्यूलर मास आएगा। मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होता है बेटा? 32 AMU। यस और नो? अगर मुझे इसे मोलर मास में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? पहले AMU को किस में कन्वर्ट करूंगा? ग्राम में। तो क्या करेंगे बेटा? AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 32/Na ग्राम। ग्राम में कन्वर्ट होते ही बेटा ये बताओ, इसे मोलर मास बोल दूंगा क्या? नहीं, मोलर मास बोलने के लिए मुझे क्या करना है? ये तो 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास है, Na से मल्टीप्लाई करूंगा तब तो क्या आएगा? Na ऑक्सीजन का इतना है। समझ में आ गया? बात समझ में आ रही है बेटा क्या कर रहा हूं मैं? बात समझ में आ रही है? अभिषेक, अनुराग, रेहान, पीछे शुभम, लविश, सचिन, प्रिंस, सभी मैं क्या कर रहा हूं? समझ में आ रहा है क्या? एटॉमिक मास अलग है, मॉलिक्यूलर मास अलग है बेटा। मोलर मास में कैसे कन्वर्ट करना समझ में आया? एटॉमिक मास 1 एटम का मास AMU में पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लो। क्लियर है? अगर इसे मोलर मास बोलना है तो 1 मोल से कंपेयर कर लो। 1 मोल में Na एटम, तो 1 एटम का इतना, तो Na का मल्टीप्लाई बाई Na। क्लियर है? अपन बोलते हैं ना 10 पार्टिकल सेम मास वाले हैं, तो एक पार्टिकल का x ग्राम है तो 10 का क्या होगा? मल्टीप्लाई बाई 10 कर दो, बस वही बात है बेटा। क्लियर है? ऑक्सीजन के हर मॉलिक्यूल का मास कितना होगा बेटा? 32 AMU, यही होगा। मैंने इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 32/Na ग्राम। ये तो 1 मॉलिक्यूल का मास है। क्लियर है? अब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे बेटा? Na मॉलिक्यूल होंगे, सभी का मास सेम आएगा, तो 1 मॉलिक्यूल का इतना है, तो Na मॉलिक्यूल का मल्टीप्लाई बाई Na। क्लियर है बेटा? और Na मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में जो मेरे पास आया है 1 मोल के रेस्पेक्ट में, वही तो इसका मोलर मास है। क्लियर है? तो इसको जब मुझे मोलर मास बोलना है, मोलर मास, और अब मैं इसे क्या बोल सकता हूं बेटा? मॉलिक्यूल है तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं? मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं बेटा? क्लियर है? वो क्या हो जाएगा? 32/Na तो था बेटा, ये तो मेरे पास 1 मॉलिक्यूल का आ ही गया। अगर Na के रेस्पेक्ट में करना है, 1 मोल के रेस्पेक्ट में करना है, तो 1 मॉलिक्यूल का इतना, तो 1 मोल मतलब Na मॉलिक्यूल का कितना? मल्टीप्लाई बाई Na, और ग्राम में पहले ही था बेटा। यस और नो? क्लियर है? Na से Na को उड़ा दू बेटा, वापस कितना आ जाएगा? 32 ग्राम आ जाएगा। समझ में आ गया? यस और नो? अब जो हेडिंग लिखी है इसका मतलब समझ में आ गया?
एटॉमिक मास अलग है, मॉलिक्यूलर मास अलग है, मोलर मास और एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट ये अलग है बेटा। समझ में आ गया? मैंने दोनों के ऑब्लिक में क्यों लिखा है ध्यान रखना, एटम हो तो एटम के मास को भी आप मोलर मास में कन्वर्ट कर सकते हो। मोलर मास में कन्वर्ट करने के बाद उसे एटॉमिक मास नहीं बोलेंगे, एटॉमिक वेट बोलेंगे। समझ में आ गया? मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूल का मास है, उसे आप मोलर मास में कन्वर्ट कर सकते हो। मोलर मास में कन्वर्ट करने के बाद उसे मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलेंगे, मोलर क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे। ध्यान रखना वर्डिंग का डिफरेंस है बेटा, क्वेश्चन गलत करवा देगा। कहाँ आपको एमयू में लेना है, कहाँ आपको ग्राम में लेना है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? बस एटम के मास को मॉलिक्यूल के मास, एटम का मास हो मॉलिक्यूलर मास हो, इसको मोलर मास में कन्वर्ट करने का तरीका ध्यान रखना, एमयू को ग्राम में ले आओ और फिर Na से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 1 मोल से मुझे कंपेयर करना है। डेफिनेशन क्या लिखी, मास ऑफ 1 मोल सबस्टेंस रिप्रेजेंटेड इन ए ग्राम। 1 मोल का मास आपको लेना है और किस में लेना है, ग्राम में लेना है बेटा। तो पहले मैंने एमयू को आपको ग्राम में कन्वर्ट करने का तरीका बताया, फिर 1 मोल से कंपेयर कर लो। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है? कोई डाउट? छाप दो। चलिए चलिए बेटा, बच्चों एक बात बताओ, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप बताना ट्रू एंड फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ, इधर ध्यान दो, द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास या वैल्यू ऑफ मोलर मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास, बट यूनिट इज डिफरेंट। द वैल्यू ऑफ मोलर मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास, बट यूनिट इज डिफरेंट। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू है बेटा। कैसे? एब्सोल्यूट ट्रू, बिल्कुल बेटा। क्या एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर भी ट्रू है ये? बिल्कुल बेटा। देखो परम ताप पर सही है। कैसे बेटा समझना इस चीज को, अपन ने क्या बोला, मोलर मास की जो वैल्यू होगी बेटा वो क्या होगा, एटॉमिक मास हो चाहे मॉलिक्यूलर मास हो, दोनों के क्या है, इक्वल होगी। एटम हो तो एटम के मास के, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल के मास के, बट यूनिट डिफरेंट हो जाएगी। तरीका पता ही आपको, एक एक चीज हमने डिस्कस करी। क्या एटॉमिक मास होता तो वो जो भी है बेटा, सपोज करो एक्स एमयू होता, अगर मुझे उसे मोलर मास बनाना है तो पहले ग्राम में लेके आऊंगा तो x बाई एन ए ग्राम, यस और नो। फिर मोलर मास बनाना है तो Na से कंपेयर करूंगा तो मल्टीप्लाई बाई Na, पहले Na से डिवाइड कर रहा था, अब Na से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, Na से Na कैंसिल आउट हो गया, तो वापस क्या बच गया, x ही बच गया, और आगे यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम। तो बस वैल्यू वही है, बस यूनिट एम से क्या आ गई, ग्राम आ गई। सेम कंडीशन यहाँ है, अगर मान लो मोलिकुलर मास y ग्राम होता, मोलिकुलर मास है y ग्राम, तो y AMU होता, तो इसे मोलर मास बनाना है तो पहले AMU को Na में ले ग्राम में लेके आता तो y अपॉन Na ग्राम। क्लियर है? अब मोलर मास बोलता तो 1 मोल से कंपेयर करता तो मल्टीप्लाई बाय Na वापस करता, Na से डिवाइड किया, Na से मल्टीप्लाई किया, Na से Na कैंसिल आउट होके वापस y ग्राम आएगा, नहीं आएगा? वैल्यू y AMU से y ग्राम आ गई, लेकिन बस वैल्यू सेम है और यूनिट क्या है, डिफरेंट। AMU से ग्राम आ जाएगा। रीजन क्या है, समझ में आ गया? यस और नो? यही बात आपने देखोगे बेटा, किस तरह आप बोलते हो
ऑक्सीजन का 32 AMU होता है, लेकिन कैलकुलेशन में 32 ग्राम क्यों लेते हैं? इसीलिए लेते हैं। समझ में आ गया? क्यों? वैल्यू वही रहती है, बस AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए Na से डिवाइड करना पड़ता है, फिर 1 मोल के रेस्पेक्ट में लेके आने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? Na से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो जिससे डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई वापस करना पड़ता है, तो वैल्यू वही रह जाती है, बस यूनिट AMU से ग्राम में अपने आप कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है बेटा? लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो बेटा, लिखो, द वैल्यू ऑफ मोलर मास, द वैल्यू ऑफ मोलर मास, द वैल्यू ऑफ मोलर मास, the value of molar mass, the value of molar mass is equal to, the value of molar mass is equal to atomic mass और molecular mass। एटम होगा तो उसके रेस्पेक्ट में, मॉलिक्यूल होगा तो उसके रेस्पेक्ट में। the value of molar mass is equal to atomic mass और molecular mass। but unit is different, यूनिट डिफरेंट क्यों है? तरीका समझ में आ गया होगा? क्लियर है? बट यूनिट इज डिफरेंट। क्लियर है बेटा? चलो, तो देखो बेटा, ये मैंने आपको कुछ बेसिक इसका बताया, मोल कॉन्सेप्ट का। लास्ट लेक्चर जैसे 3 दिन तो आपका बेसिक बेस स्ट्रॉन्ग करूंगा, ताकि क्वेश्चन में आपको रटना नहीं पड़े, सर यहाँ Na से मल्टीप्लाई क्यों कर रही है, डिवाइड क्यों कर रही है, ये छोटे मोटे डाउट आपके नहीं आए बेटा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर बेटा जो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, जो अपने 20, 30 बार बार पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में आएंगे, खाली 11th में 12th में भी काम आएंगे। इसका मोलर मास कितना होता है वो आपको, अगर मोलर मास आपको बोले ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, अगर आप कैलकुलेट करने बैठ गए, एक कार्बन का इतना होता है, 6 का इतना होता है, एक हाइड्रोजन का इतना, एक क्वेश्चन का टाइम जो उसमें लगा दोगे तो आप कर ही नहीं पाओगे बेटा। बात समझ में आई क्या? जैसे H2, N2, O2, O3, Cl2, H2O, CO2, या फिर CH4 हो गया, मेथेनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, ठीक है, HCl हो गया, HNO3, H2SO4, एसिटिक एसिड हो गया, NaOH हो गया, KOH हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया, CaCO3 हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, यूरिया हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया। ये मैंने 20, 30 बोले हैं बेटा, वो सभी अपन 1 by 1 कैलकुलेट करेंगे बेटा। ठीक है, मैं सीक्वेंस से बोल सकता हूँ तो एक बार मैं लिखा दूंगा, आप भी बोल दोगे। H2 का सर 2 होता है, N2 का 28 होता है, O2 का क्या करते हैं अपन 32 होता है, O3 का 48 होता है, H2 का कितना होता है 18 होता है, NH3 का सर 10 होता है, CH4 का 16 होता है, ग्लूकोज का 180 होता है, सुक्रोज का सर 342 होता है, यूरिया का 60 होता है, HNO3 का 63 होता है, H2SO4 का 98 होता है, एसिटिक एसिड का 60 होता है, NaOH का 40 होता है, CaCO3 का 100 होता है, ऑक्सैलिक एसिड का 90 होता है, क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का 126 होता है, ग्लिसरीन का 62 होता है, ग्लिसरॉल का 92 होता है। ये मैंने जो वैल्यूज बोली है वो आप भी ऐसे ही बोलोगे। अगर मैं एक बार आपको लिखा दूंगा, न्यूज़पेपर की तरह रीडिंग लगा लोगे, देखते स्ट्राइक कर जाए कैसे होता है। क्योंकि 12th में जो बच्चे हैं उनको करवा रहा हूँ, उनको ये नहीं बार बार सॉल्यूशन चैप्टर तो भरा पड़ा है, इतना ग्राम यूरिया मिला दिया जाए सॉल्वेंट में, इतना ग्राम सुक्रोज मिला दे, इतना ग्राम ग्लूकोज मिला दे, उनको यही नहीं पता उनका मोलिकुलर वेट कितना होता है। तो वो ऐसे देखते हैं कि सर ये कितना होगा। अपने ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पढ़ लिया मतलब पढ़ लिया, लोहे की लकीर है वो, किसी चैप्टर में फिर आ जाए गलत होना है, नीचे नाम आते ही देखना चाहिए सर ने बताया था। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे बेटा, जो अपने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, तरीका मैंने आपको बता दिया। जो 99% क्वेश्चन में काम आते हैं बेटा, वो 20, 30 में एग्जाम्पल लिखाऊंगा, 30 समथिंग 30 के आसपास है, वो 99% तो वही एग्जाम्पल यूज होते हैं बेटा। क्लियर है? और बाय द वे कुछ बच्चों एक्स्ट्रा अगर अलग आ रहा है रेयर केसेस में, वो अपन अपने रूल्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एक चीज मैंने बता दी है। सभी एटम का सम कर दो, मास का काम खत्म। एटम का कैसे कैलकुलेट करना वो भी बता दिया। हर एटम का कैलकुलेट करके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो और सभी एटम्स का सम कर दो और AMU के आगे ग्राम लिख दो बेटा, काम खत्म। AMU के बजाय। समझ में आ गया? यस और नो? तो नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे, फिर आपको यूनिट्स बताऊंगा, उसके बाद अपन क्वेश्चंस पर आएंगे बेटा। क्लियर है? इसका क्वेश्चन बैंक अभी मैं आपको नहीं बंटवा रहा हूं बच्चों, पहले रेडॉक्स वाला कंप्लीट करो। लापरवाही दिखा रहे हो, आपको प्यार से बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाही दिखाओगे। ठीक है? प्यार से बस इसलिए बोला जा रहा है, प्यार से काम कर लोगे ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है? वही बात है, 3rd डिग्री अपनाना ही नहीं पड़ेगा, बना मुर्गा बना दिया जाएगा बेटा। बात समझ में आई क्या? ठीक है, चलो कोई बात नहीं बेटा, हंसी मजाक में करते के साल निकल जाएगा। वैसे आपको डिप्रेस होने के लिए बहुत मौके मिलेंगे। ठीक है, तो हम भी आपको टॉर्चर करने लग गए, इसलिए हंसी मजाक में इसलिए बढ़ाते हैं। चलो ठीक है, हंसते खेलते सिलेबस हो जाएगा, अच्छे मूड से पढ़ोगे तो आउटपुट अच्छा आएगा। बाकी रोने धोने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। ठीक है, अपने फैमिली मेंबर में सीनियर्स को देख सकते हो आप, बाकी पूरी जिंदगी बहुत पड़ी है रोने धोने के लिए, टेंशन में आने के लिए, नींद की गोलियां खाने के लिए। चलो बेटा, ऑर्गेनिक शीट भेज देना सर प्लीज। ठीक है बेटा, बिल्कुल भेज दूंगा। ठीक है, तो एक काम करना, रेडॉक्स वाला कंप्लीट कर लेना बेटा क्वेश्चन, कल संडे उसका फायदा उठाना। सैटरडे तक जो भी आपका जिस सब्जेक्ट में जो हुआ बेटा वो
कॉपी अच्छे से रिवाइज करनी है बेटा, कॉपी क्वेश्चन बैंक कंप्लीट होना चाहिए, ताकि मंडे को जब आप क्लास अटेंड करो तो ये नहीं होना चाहिए ये चीज़ पेंडिंग है। संडे को काम सैटरडे तक का, मतलब सैटरडे जो है संडे को कंप्लीट होना चाहिए, ताकि मंडे को फिर फ्रेश मूड से नया पार्ट अपने स्टार्ट करेगी मंडे को, ताकि टेस्ट वाला जो वीक है उसमें ज़्यादा बर्डन नहीं आए। तो कल संडे बेटा जो भी है लापरवाही से पूरा दिन मत निकाल देना, पूरे एक वीक का कंबाइंड कर देना, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो यहाँ तक का हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक और कॉपी सब कंप्लीट होना चाहिए बेटा, क्लियर है, ताकि मंडे को कुछ भी पेंडिंग नहीं रहे। यही पढ़ने का तरीका होता है। हम मर्ज कैसे बनेंगे, दीदी को भी दे देना शीट, बिल्कुल बेटा दे देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।